नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के लिए हिंदी साहित्य हेतु एनसीईआरटी पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 से लेखक संजीव द्वारा लिखित आरोहण, एक कहानी। सबसे पहले जब कहानी को पढ़ें तो उससे पहले एक बार लेखक के परिचय को जान लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए हम सबसे पहले संक्षिप्त रूप में हम लेखक के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लें। तो लेखक संजीव का जन्म सन 1947 ईस्वी को, इनका जन्म कब हुआ माना जाता है? सन 1947 ईस्वी को। ग्राम बांगर कला, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। समकालीन कहानी लेखन के क्षेत्र में संजीव एक प्रमुख नाम है। उनकी कहानियां अधिकतर हंस पत्रिका में प्रकाशित होती रही। इनकी जो ज्यादातर कहानियां हैं वो किस पत्रिका में प्रकाशित होती रही? हंस पत्रिका में। हंस पत्रिका में ये प्रकाशित होती रही। और संजीव कुमार हंस पत्रिका में कार्यकारी संपादक के पद पर भी ये कार्य कर चुके हैं। इनके यदि कहानी संग्रह की हम बात करें तो अब तक के इनकी कहानी संग्रह में 30 साल का सफरनामा, आप यहाँ हैं, भूमिका और अन्य कहानियां, दुनिया की सबसे हसीन औरत, प्रेत मुक्ति, ये इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह रहे हैं। कहानी के अलावा इन्होंने उपन्यास विधा में भी अपनी लेखनी को खूब चलाया। किशनगढ़ का अहेरी, सर्कस, जंगल जहां शुरू होता है, सावधान, नीचे आग है, धार, सूत्रधार, रानी की सराय, ये सभी इनके उपन्यास हैं। तो ये कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के गद्य क्षेत्र को समृद्ध करने में लेखक संजीव कुमार का कहानी कला को समृद्ध करने में और उपन्यास कला में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। यहाँ पर इनका एक पाठ दिया गया है, एक कहानी आरोहण शीर्षक से। इस आरोहण कहानी की मूल विषय वस्तु क्या है? तो इस कहानी में लेखक ने पर्वतारोहण की जरूरत और वर्तमान समय में उसकी उपयोगिता को रेखांकित किया है। कहानी में किस बात को रेखांकित किया है? पर्वतारोहण की जरूरत और वर्तमान समय में उसकी उपयोगिता, वर्तमान समय में उसकी क्या उपयोग है। साथ ही ये भी बताने का प्रयास किया है कि पर्वतीय प्रदेश में रहने वालों के जीवन, संघर्ष तथा प्राकृतिक परिवेश से उनके संबंधों को यहाँ पर अपनी कहानी के माध्यम से स्पष्ट करना चाहा है। कहानी के माध्यम से लेखक ने पर्वतीय प्रदेश की बारीकियों, उनके जीवन के सूक्ष्म अनुभवों, परंपराओं, रीति रिवाजों, संघर्षों, यातनाओं आदि को संजीदगी के साथ रचा है, जो कि हम इस पाठ के दौरान, इस कहानी के दौरान पढ़ेंगे। यहाँ पर यह बताना चाहा है लेखक ने कि मैदानी इलाकों की तुलना में पर्वतीय प्रदेशों की जिंदगी कितनी कठिन होती है, कितनी जटिल होती है, दुख भरी होती है और संघर्षमय होती है। उसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है ये कहानी, जो कि हम इस कहानी के दौरान देखेंगे। आरोहण एक ऐसी कहानी है जो पहाड़ी क्षेत्रों के मेहनतकश लोगों की जिंदगी को रेखांकित करती है। तो बहुत ही सुंदर कहानी है, हम इस कहानी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पाठ की विषय वस्तु है उसको दर्शाया गया है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि पर्वतारोहण अब दिनचर्या का अंश बन गया है। यह शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्थान पा चुका है और इसकी पढ़ाई लिखाई कर लोग जीविकोपार्जन से जुड़ रहे हैं। गर्मियों के दिनों में स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से लोग पर्वतारोहण के लिए पर्वतीय प्रदेशों की यात्रा करते हैं। प्राय पर्वतीय प्रदेश के रहने वाले ही इसके लिए कोच का काम करते हैं। वे बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं क्योंकि पर्वतारोहण उनकी दिनचर्या है। पर्वतीय प्रदेशों में रहने वाले लोगों का विशेष अनुभव होता है क्योंकि वे पर्वतीय प्रदेशों में रहते हैं, इसलिए पर्वतीय प्रदेशों में रहने के कारण वो इस इलाके में पर्वतीय प्रदेशों में होने वाले खतरों से भली भांति परिचित होते हैं। तो पर्वतारोहण के क्षेत्र में बछेंद्री पाल और संतोष यादव का नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है।
आरोहण कहानी में आरोहण का मतलब ही होता है चढ़ाई करना। इस कहानी में लेखक ने पर्वतारोहण की जरूरत और वर्तमान समय में उसकी उपयोगिता को रेखांकित किया है। वर्तमान समय में पर्वतारोहण के क्या मायने हैं, इस कहानी के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। फिर साथ में देखिए, पर्वतीय प्रदेश के रहने वाले जीवन, संघर्ष तथा प्राकृतिक परिवेश से उनके संबंधों को चित्रित किया है। किस तरह पर्वतीय प्रदेशों में प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, प्राकृतिक आपदाएं किस प्रकार से होती है, भूस्खलन पहाड़ी प्रदेशों में अक्सर देखने को मिलता है। पत्थरों के खिसकने से पूरा जीवन और समाज नष्ट हो जाता है। आरोहण उसका जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये आरोहण कहानी के द्वारा हम देख सकते हैं कि वहाँ के जीवन किस प्रकार से हमेशा कष्टों से, मुसीबतों से जूझते रहते हैं। उन लोगों को किन किन कष्टों का सामना करना पड़ता है जो पहाड़ी प्रदेशों में रहते हैं। आरोहण पहाड़ी लोगों की जीवनचर्या का भाग है। आरोहण जो कहानी दी गई है, इस कहानी में आप देखेंगे कि पहाड़ी जो लोग हैं, पहाड़ों पर चढ़ना उनका दैनिक जीवनचर्या का ही एक अंग है। किंतु उन्हें आश्चर्य तब होता है जब यह पता चलता है कि वही आरोहण किसी को नौकरी भी दिला सकता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने पर्वतीय प्रदेश की बारीकियों, उनके जीवन के सूक्ष्म अनुभवों, परंपराओं, रीति रिवाजों और उनके संघर्षों, यातनाओं को संजीदगी के साथ रचा है। मैदानी इलाकों की तुलना में पर्वतीय प्रदेशों की जिंदगी कितनी कठिन, जटिल, दुखद और संघर्षमय होती है, इसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है यहाँ पर जो ये कहानी दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संजीव की भाषा शैली रोचक है। जो लेखक संजीव कुमार हैं, उनकी भाषा काफ़ी रोचक है। रोचक अंदाज से उन्होंने इस पर्वतीय प्रदेश के जीवन व्रत को बताने का प्रयास किया है। आंचलिक शब्दों, वाक्यों और पर्वतीय प्रदेश की बोलियों के जो शब्द एवं मुहावरे इस पाठ में आए हैं, वे कथानक को बांधने में सफल हुए हैं। पाठक का ध्यान भी उन्हीं प्रसंगों की ओर बार बार जाता है जिसमें लोक भाषा प्रमुख है। कहानी में ये शब्द संरचनात्मक भूमिका में है। इनसे कहानी को पढ़ने और समझने में मदद मिलती है। तो बहुत ही रोचक ढंग से लिखी गई कहानी है और इस कहानी को हम पढ़ भी सकते हैं आनंद के साथ। तो यहाँ पर आप शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा। एक चित्र के द्वारा आप देख सकते हैं पहाड़ी प्रदेशों के लोगों का जीवन कैसा होता है, उनका मूल व्यवसाय क्या होता है। पशुचारण होता है, पशुओं के ऊपर आश्रित रहते हैं, वनों पर आश्रित रहते हैं, जंगलों पर, पहाड़ों पर आश्रित रहते हैं, उसी से वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं। कि बस उन्हें देवकुंड के स्टॉप पर उतारकर आगे बढ़ गई तो रूप सिंह की नज़र सबसे पहले अपने गांव की ओर उठ गई। पूरे 11 साल बाद लौट रहा था वह अपने गांव। रूप सिंह जो कि कहानी का नायक है, 11 साल की लंबी अवधि के बाद वो अपने गांव आ रहा था। जब गांव आता है तो अनायास ही वह अपने गांव की उन यादों को याद करने लगता है। एक अजीब किस्म की लाज, लाज का मतलब होता है शर्म, अपनत्व और झिझक उसे घेरने लगी। झिझक उसे इसलिए थी, लाज इसलिए आ रही थी कि वो इतने लंबे समय बाद अपने गांव में आ रहा है। कोई उससे पूछे कि वह इतने साल कहाँ रहा, इतने साल का मतलब है इतने वर्ष तक वो कहाँ रहा, या इतने वर्षों बाद लौटकर आया ही क्यों। जब वो यहाँ से चला गया तो यहाँ आने का कारण क्या है। तो वह क्या जवाब देगा, इसलिए उसके मन में संकोच है, झिझक है कि वहाँ जाने के बाद उनके जो मिलने वाले लोग हैं उससे तरह तरह के प्रश्न पूछेंगे और उन प्रश्नों का वो क्या जवाब देगा। यही सोच करके रूप लाज और झिझक से संकुचित था। कोई खतो किताबत नहीं, खतो किताबत का मतलब होता है पत्र व्यवहार। कोई पत्र व्यवहार नहीं किया इतने लंबे समय तक, पता नहीं कौन कहाँ हो, कौन कहाँ। 11 साल कम भी तो नहीं होते, 11 साल की अवधि बहुत लंबी होती है।
ये इतना कम समय नहीं होता है। और इस 11 साल की अवधि में उसने कभी भी किसी से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया कि यहाँ की स्थिति को वो जान सके। एक दिक्कत और थी, 11 साल बाद भी कोई मुकम्मल सड़क नहीं बन पाई थी। तो यहाँ पर भूप जब अपने गांव आता है, आकर के देखता है कि 11 साल पहले की जो स्थिति थी आज भी वही स्थिति बनी हुई है। 11 साल पहले भी वहां जाने के लिए कोई स्थायी सड़क नहीं थी, पक्की सड़क नहीं बन पाई थी। और आज यदि वो इतने समय बाद अपने गांव जा रहा है, अपनी जन्मभूमि पर जा रहा है, तो आज भी वहां पर उसे किसी प्रकार की कोई सड़क नजर नहीं आती है। माही के लिए अकेले जाना होता तो अपने गांव के लिए क्या सड़क और पगडंडी, मगर साथ कोई और हो तो सोचना ही पड़ता है। यदि उसके साथ कोई और नहीं होता तब तो शायद रूप नहीं सोचता, क्योंकि वो अपने गांव की इस व्यवस्था से भली भांति परिचित था। लेकिन जब साथ कोई दूसरा हो, शहरी हो, और वो अपने गांव आए, तो इस प्रकार की जो कमियां हैं वो उसको अखरने लगती हैं और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। क्यों सोचता है? देखिए आप कि अगला क्या सोचेगा, अगला क्या सोचेगा हमारे गांव के बारे में। फिर साथ वाला भी कोई ऐसा वैसा नहीं, शेखर कपूर था। एक तो उसके गॉडफादर कपूर साहब का लड़का था वो, दूसरे IAS ट्रेनी। अब ऐसे खासम खास मेहमान को पैदल अपने गांव लिवा जाना, अपनी और अपने गांव की तौहीन कराना ही तो हुआ ना। एक इतने बड़े आदमी को, इतनी बड़ी शख्सियत को पैदल अपने गांव ले जाना रूप को लगने लगा, शेखर को लगने लगा, शेखर तो मित्र था उसका, रूप को लगने लगा कि ये तो बेइज्जती वाला काम है। शेखर बाबू क्या सोचेंगे हमारे गांव के बारे में। शेखर ने अपने बाइनोक्यूलर, बाइनोक्यूलर होता है दूरबीन, दूर की वस्तु को साफ से देखना, नजदीक से देखना। तो बाइनोक्यूलर से पहाड़ों और घाटियों को देखने में रमा हुआ था, क्योंकि ये दृश्य उसको बहुत लुभा रहा था। इसलिए वो अपने इस दूरबीन से इन प्राकृतिक सौंदर्य को, इन प्राकृतिक दृश्यों को निहारने में लगा हुआ था। मगर रूप के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आंखें बंद करके भी वह 15 किलोमीटर और 11 साल की दूरी देख सकता था। आंखें बंद करके भी देख सकता था, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ से उसके गांव की दूरी कितनी है, और इतने साल बाद वो अपने गांव वापस जा रहा है। तो ये सभी बातें वो आंखें बंद करके भी समझ सकता था, महसूस कर सकता था। यह दीगर की बात है, यह दीगर की बात थी कि उसके और माही के बीच अभी भी कई पहाड़, कई नदियां और कई घाटियां थी। अभी उसका रास्ता पूरा नहीं हुआ था। अभी भी कई ऐसे छोटे छोटे पहाड़ और घाटियां शेष थी जिनको पार करना बाकी था। उसने अपने सामने किसी विशाल डायनासोर की तरह पसरे पहाड़ को देखा, बहुत बड़े से पहाड़ को देखा। फिर उसके पीछे की जर्द परतों को देखा। जर्द का मतलब होता है पीला पड़ना। उस पहाड़ के पीछे की जो पीली परतें हैं उनको देखा, जिन पर बादल और धुंध की फफूंदियां जड़ी हुई थी। धीरे धीरे उस पर धुंध जमना शुरू हो गई थी, कोहरा जम रहा था। उसके हिसाब से अभी वह 6000 फीट की ऊंचाई पर था। रूप को लग रहा था कि मेरे हिसाब से अभी हम समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर हैं, और यहाँ से 15 किलोमीटर चलकर 10,000 फीट की ऊंचाई पर उनको पहुंचना था, क्योंकि उनका गांव जो था वो समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर था, और वहां पहुंचना उनको था। उसने कलाई पर बंधी अपनी इम्पोर्टेंट घड़ी पर नजर गड़ाई। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेड का मतलब होता है आयातित। अभी सुबह के 10 बजे थे, मगर पैदल चलना हो तो शाम तो होनी ही है,
क्योंकि पहाड़ी प्रदेशों में इतनी 10 किलोमीटर की यात्रा पैदल करना मतलब बहुत लंबी यात्रा, उबाऊ यात्रा, थकाऊ यात्रा, और शाम तो होनी स्वाभाविक थी। चाय का गिलास थामते हुए उसने आसपास एक उड़ती सी नजर डाली और चाय वाले से पूछा, यहाँ कोई घोड़ा वोड़ा नहीं मिलता है क्या? तो ये यहाँ पर पहाड़ी लोगों की जो स्थानीय भाषा का वर्णन हमने पाठ के परिचय में पढ़ा कि इनकी भाषा बड़ी भाव प्रधान है, यहाँ पर देख भी सकते हैं। पहाड़ी भाषा का बड़ा सुंदर प्रयोग उन्होंने किया कि आप कने जाना छावा, आपको कहाँ जाना है? तो वो बोलता है, मही सरगी से पहले का गांव, माही सरगी से पहले का गांव। चाय वाला अपना सिर खुजलाने लगा, फिर जैसे खुद दरियाफ्त करने लगा। दरियाफ्त मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना, इसलिए आप समझ सकते हैं दरियाफ्त का अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना, पता लगाना कि यहाँ से डाक बंगला और मशरूम सेंटर तक तो जाते हैं, लेकिन माही अर्थात वो कहना चाहता है कि माही तक तो कोई घोड़ा वगैरह ऐसा कोई भी साधन नहीं है जो आपको पहुंचा सकता है। तभी जैसे कुछ याद आया उसे, और उसने आगे बढ़कर गुमसुम से बैठे एक 9-10 साल के एक लड़के को पुकारा जिसका नाम महीप था कि ओए महीप, तू ही वकी जाना छू कि तू वहां जाएगा? अरे माही, माही यानी स्थान, जो नाम दिया है जहां पर रूप को जाना है और उसके साथ में जो शेखर कपूर है उसको जाना है। लड़के ने, जो किसी बुजुर्ग की तरह पत्थर की सीढ़ियों पर अकेला बैठा हुआ था, अपनी उदासीन सी गर्दन फेरी मगर कुछ बोला नहीं। उड़ते हुए नीले रंग की पहाड़ी पतलून और स्लेटी स्वेटर में सिमटी सिमेटी अपनी तमाम गंभीरता के बावजूद अपने सुंदर गोरे चेहरे की मासूमियत को अभी झटक नहीं पाया था वह कि ये जा सकेगा भला। शेखर ने अपना संदेह प्रकट किया, क्योंकि उसकी उम्र इतनी नहीं लग रही थी कि वो पहाड़ी रास्तों पर इतने कुशल ढंग से उनको पहुंचा सकता है। कि जाएगा साहब, कैसे नहीं जाएगा, यहाँ सवारियां मिलती ही कहाँ हैं, पहाड़ी प्रदेशों में इतनी सवारियां कहाँ मिलती हैं, और यदि ऐसे नहीं जाएगा तो खाएगा क्या, कमाएगा क्या? आप लोग चले गए तो बैठ के मक्खी तो मारना है, आप चले गए तो इसके बाद में से कोई सवारी नहीं मिलनी है, और उसके बाद में बैठे बैठे मक्खी मारना मतलब खाली समय तो बिताना है। घाट बटी झगड़ा करी के पैसा कमाना के वास्ते तो आई छो, कि यहाँ क्या झगड़े करने के लिए आए, बल्कि ये तो यहाँ आने के पीछे इसका कारण क्या था, उद्देश्य क्या था, पैसा कमाना, और पैसे कमाने के लिए आया है तो जो सवारी मिलेगी उसके साथ उसको काम भी करना होगा। चाय वाले का अनुमान सही था। लड़का वहां से चुपचाप उठकर चला गया, मगर थोड़ी ही देर में 2 घोड़े के साथ चढ़ाई चढ़ता हुआ आता दिखाई दिया। मेहनताना चाय वाले ने पहले ही तय कर दिया था 2 घोड़ों के 200 रुपए, यानी एक घोड़े पर बैठ करके एक सवारी पार कराने के 100 रुपए, तो 2 के हो गए 200। चल पड़े वे, एक घोड़े पर शेखर, दूसरे पर रूप। महीप शेखर वाले घोड़े के साथ साथ आगे पैदल चल रहा था। पहले पहाड़ तक रास्ता ठीक ठाक था, मगर उसने उतरते ही धूप का उजला चंदोव जहां तहां दरकने लगा। धूप की सुनहरी पट्टियों के बीच छाया की शाह पट्टियां, धूप और छाया का एक सम्मिलित साम्राज्य वहां पर देखने को मिला। मानो धारीदार खालों वाला वह विशाल जानवर बैठ करके पगुरा रहा हो। ये दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे कोई धारीदार बड़ा सा जानवर वहां बैठ करके जुगाली कर रहा हो। पता नहीं कौन किसका पैबंद था। पैबंद का मतलब होता है थेगली, पगुराना मतलब जुगाली करना। कि कौन किसका पैबंद था, कौन किसकी रखवाली कर रहा था, कौन किसके ऊपर हावी था, उजाला अंधेरे का या अंधेरा उजाले का। चढ़ाइयाँ और ढलाने, बीच बीच में जहां तहां उगे छोटे छोटे घरौंदे, जैसे मशरूम सेंटर के कुकुरमुत्तों की फसल दूर तक छिटक गई हो। सामने के पहाड़ों पर बादलों के पंख लग गए थे, जो झरझर कर
उनके अलग अगल बगल में उड़ रहे थे। पहाड़ी प्रदेशों में ये दृश्य आपको अक्सर देखने को मिल सकता है, पहाड़ ऐसे तैरते हुए दिखते हैं, उड़ते हुए दिखते हैं। तो यहाँ पर जब रूप और शेखर घोड़ों पर बैठ करके चल रहे थे तो उनके पास भी कुछ जो बादल थे वो अपने समूह से बिछड़ करके उनके पास उड़ते हुए आ रहे थे। नीचे घास, लताएं और पेड़ों की कहीं फीकी तो कहीं चटक हरियाली समेटे पहाड़, कहीं कच्चे कहीं पक्के। नीचे कोई नदी बह रही थी, शायद सूपिन नदी। वहां की स्थानीय नदी का नाम है सूपिन। सांप की मारी अभागिन सूपिन, श्राप से ग्रसित थी वो। घाटी के किसी अदृश्य नारी कंठ का कोई गीत उमड़ पड़ा, पतला और दर्दीला स्वर था। तभी उनकी कानों में एक औरत के महीन स्वर कानों में पड़ते हैं कि ऊंची नीची डंडियामा, हे कुहेड़ी ना लाग तू। कोई घास काटने वाली औरत होती है, ये पहाड़ी भाषा में लिखा गया स्थानीय गीत है कि घास काटने वाली कोई औरत होती है, वो कोहरे को संबोधित करती हुई कहती है कि हे कुहेड़ी, हे कोहरे ना लाग तू, तू यहाँ मतलब कहाँ ऊंची नीची डांडिया में, इन ऊंची नीची पगडंडियों पर तू क्यों लग रही है, अर्थात तू यहाँ से चली जा। वो कोहरे को संबोधित करते हुए गए। वे पहाड़ के नीचे नदी के बगल के पथरीले रास्ते पर चले जा रहे थे। घोड़ों के खुर से खटखट खर खर का अस्फुटित ताल के ऊपर फैलता सा वह गीत, जैसे कोई रंग पसर रहा हो धीरे धीरे। फिर वो देखे क्या कहते, ऊंचे नीचे पाखा माँ, हे घसेरी ना जाए तू। घसेरी मतलब होती है घास काटने वाली। यहाँ पर फिर कहता है कि कोहरा उस घास वाली को संबोधित करते हुए कहता है कि हे घसेरी, तू इन ऊंची नीची पगडंडियों में मत जाया कर। गीत जैसे जीवन और मृत्यु, इस लोक और उस लोक से परे किसी अलग ही अमूर्त लोक से उड़ रहा था। नीची नीची डांडिया में, हे हिलांस तू ना बस्तु बास्तु। हिलांस एक पहाड़ी पक्षी होता है, इसलिए कोहरा उस हिलांस पक्षी को संबोधित करते हुए कहता है कि हे हिलांस पक्षी, तू इन ऊंची नीची पहाड़ियों की इन पगडंडियों पर अपना बसेरा मत कर। इसका मतलब क्या हुआ यार? शेखर ने पीछे मुड़कर रूप से सवाल किया, क्योंकि शेखर को पता नहीं था पहाड़ी भाषा में इसका क्या मतलब है। तो रूप इसका मतलब समझाता है कि मतलब कोहरे से सवाल कर रही है कोई युवती, कोई घास काटने वाली पहाड़ी लड़की की, एक कोहरे ऊंची नीची पहाड़ियों में तू न लगाकर। इस पर कोहरा घास वाली लड़की से कहता है कि ऊंची नीची पहाड़ियों में तू न जाया कर। और इसी तरह वह हिलांस नाम के परिंदे को भी आगाह करता है कि वह ऊंची नीची पहाड़ियों में अपना बसेरा न बनाया करे। मगर मेरी आवाज भर्रा क्यों गई? बताते 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 रूप की आवाज भावुक हो जाती है। शेखर ने पीछे मुड़कर ताका। यह एक दर्द की टेर है शेखर साहब, आपने वो गीत सुना होगा, बहुत पुराना गीत है, छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, कोई पुरानी फिल्म का गीत था। दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। शेखर ने इस गीत की इस पंक्ति को पूरा किया कि प्यार के ये गीत कोई दे गया। कि हाँ वही, ये ठीक है कि मैंने कोई बसेरा नहीं बनाया, यहाँ उड़ गया, मगर बाबा और भूप दादा ने तो कुआसे का होना क्या मायने रखता है इन पहाड़ों में, इसे तो कोई पहाड़ी ही समझ सकता है। रिश्ते तक धुंधला जाते हैं साहब इस कोहरे के चक्कर में। आप देखें कोहरे के हिसाब से कि यहाँ इतने लंबे समय तक यदि कोई नहीं किसी को याद करे तो रिश्ते तक धुंधला जाते हैं, अर्थात रिश्तों तक को भूल जाते हैं लोग। नेह के नाते तक नजर नहीं आते हैं कि आपस में इनकी कितने प्रेम संबंध है, ये तक नजर नहीं आता। आपस में कोई अपना खड़ा है और उसे आप देख तक नहीं पाते, पहचान तक नहीं पाते हैं। थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला सिवाय खुरों की आवाज और गीत की धीमी पड़ती लय, जिसकी हिलकोरों में अग जग डूब रहा था। सारी ध्वनियां सो गई थी। कुछ देर बाद अचानक चलते चलते ठमक गया रूप। यहीं इसी जगह मैंने धकेला था भूप दादा को, जो इसका बड़ा भाई था। बड़े भाई को दादा शब्द से संबोधन किया जाता है कि यहीं पर मैंने उसको धक्का मारा था। धकेला था क्यों?
शेखर भी रुक गया और उससे पूछने लगता है कि तुमने अपने भाई को क्यों यहाँ से धकेला था। तो रूप अपनी बीती स्मृतियों में खोता है और उसको बताता है कि उसको धकेलने के पीछे कारण क्या था, कि वो मैं भाग गया था घर से देवकुंड के लिए। भूप दादा मुझे खोजते हुए आए और मैं पकड़ा गया। कहीं मैं फिर न भाग जाऊं, सो वो लौटते वक्त मेरी कलाई उन्होंने पकड़ रखी थी। उनसे छुटकारा पाने को मुझे कुछ और नहीं सूझा तो मैंने धक्का दे दिया उन्हें। यहाँ इसी जगह पर मैंने उनको धक्का दिया। वे संभल नहीं सके, फिसल गए। मेरा हाथ उनके हाथ में था, सो मैं भी उनके साथ खिंच गया। इस ढलान पर हम दोनों ही लुढ़कने लगे। नीचे एक पेड़ था जो कि अब नहीं है। उसने जैसे थाम लिया हम दोनों को। पेड़ के इस तरफ भूप दादा और उस तरफ मैं झूलने लगे। दोनों के बीच में थे हमारे हाथ। बहुत सख्त जान थे भूप दादा कि बहुत मजबूत शरीर वाले थे, बहुत मजबूत पकड़ थी उनकी। मगर ऊपर से जितनी सख्त जान थे, अंदर से उतने ही नरम। दिखने में जितने कड़क होते थे, जितने मजबूत मालूम होते थे, उतने ही अंदर से नरम थे, भावुक थे। कैसे बता रहे हैं कि उन्होंने समझा कि वे यूं ही अपनी गफलत में फिसले थे। वे खुद को कसूरवार भी समझ रहे थे कि अगर उन्होंने मेरा हाथ छोड़ रखा होता तो शायद मैं गिरने से बच जाता। लेकिन भूप दादा को नहीं पता था कि रूप ने ही उसे धक्का मार करके यहाँ से गिराया था। खैर, जैसे तैसे हमें खींच करके ऊपर ले आए और हाथ छोड़ दिया। और क्या कहते हैं देखिए, कहने लगे कि ज्यादा चोट तो नहीं लगी भूला। भूला का मतलब होता है भैया, भाई। ज्यादा चोट तो नहीं लगी। उन्होंने अनुतप्त भाव से पूछा। अनुतप्त का मतलब होता है पछतावा। उन्होंने पछतावे के हिसाब से पूछा। वे खीज भरी हंसी हंस रहे थे और मेरे बदन को परख रहे थे। पत्ते निचोड़कर उन्होंने मेरी और अपनी खरोंचों पर लगाया। पहाड़ी प्रदेशों में रहने वाले लोग वनस्पति से परिचित होते हैं, इसलिए तुरंत ही जो खरोंचें हमारे शरीर पर आ गई थी, उन खरोंचों पर उन्होंने कुछ पत्ते तोड़ करके मले, उनका रस लगाया। ये दाग अभी भी रह गए हैं। उस चोट के कुछ निशान अभी भी फिर वो रूप दिखाने लगता है। रूप ने बाहों की ओर इशारा किया। उन्होंने उस दिन से जो हाथ छोड़ा, फिर कभी नहीं पकड़ा। कि उस दिन उन्होंने मेरा हाथ छोड़ा था, उसके बाद में फिर मेरा हाथ नहीं पकड़ा। क्योंकि उसके बाद रूप देवकुंड चला गया और वहां से लंबे समय के बाद फिर आज वापस वो अपने गांव जा रहा है। इस दौरान उसने अपनों से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखा, जिसका जिक्र पहले भी किया कि यहाँ कोहरे और धुंध के कारण रिश्ते तक धुंधला जाते हैं, यादें तक मिट जाती हैं, पास खड़े लोगों को नहीं पहचानते। तो यही तो बात है कि रूप शहर जाने के बाद, देवकुंड जाने के बाद अपने परिवार को भूल जाता है, अपने लोगों के प्रति जो उनका भाव था उसको भूल जाता है। इसलिए आज उसको पश्चाताप का भाव हो रहा है। महीप रुककर उन्हें देखता रहा, मगर उसने घोड़े को हाँका नहीं। रूप ने खुद ही एड़ी लगाई तो चल पड़ा घोड़ा। कि बाप रे, ओ कैसे चढ़ी थी चढ़ाई हमने उस दिन, क्या बताएं। पूरे आधे घंटे लग गए थे हमें ऊपर आने में। अगर उस वक्त रॉक क्लाइंबिंग जानते, रॉक क्लाइंबिंग का मतलब होता है पहाड़ों पर चढ़ना, आरोहण, तो इतनी मुश्किल नहीं आती। चट्टानों पर चढ़ना यदि हमें मालूम होता तो इतनी मुश्किल नहीं आती। बच्चे की तरह बोल उठा शेखर। वो सारी ट्रेनिंग आपके पापा की मेहरबानी है। मैं आज जितनी ऊंचाई तक जा सका हूँ उस सब का। मगर उनसे मुलाकात तो इस वाकई के साल भर बाद हुई। अच्छा मान लो आज तुम्हें इस पर चढ़ना होता तो कैसे चढ़ते। रूप ने एक उस्तादाना उड़ती हुई नजर से पीछे मुड़कर देखा और फिर कहा, पहले आप बताइए, देखें कितना जान पाए हैं आप।
पर्वतारोहण का प्रसंग छिड़ जाने के बाद न रूप को बाकी किसी चीज की सुधि रह जाती थी और न शेखर को, क्योंकि पर्वतारोहण का जिक्र आते ही दोनों अपने इस शौक में पूरी तरह से मशगूल हो जाते हैं, डूब जाते हैं। यह आरोहण ही दोनों को एक सूत्र में जोड़े हुए था। मैं शेखर ने नीचे देखे बिना ही कि ऊ हाँ करते हुए प्रशिक्षार्थी की तरह सैद्धांतिक बातों को याद किया। सबसे पहले तो कोई दरार तलाशते, फिर रोक पिटन लगाते। रोक पिटन का मतलब होता है चट्टान में गड्ढा करना, फिर रोक पिटन लगाते। यहाँ खैर चलिए मान लिया, मगर अगर दरार नहीं मिली तो? रूप पूछता है। तो ड्रिल करके लगाएंगे। बुजुर्ग की तरह मुस्कुराया रूप। खैर आगे, क्योंकि यहाँ पर ड्रिल नहीं है। फिर वो कहता है कि आगे फिर क्या करोगे? रोक फिटन और फिर एंकर, फिर आगे आगे डिसेंडर, नो रोप लैडर, रस्सी की सीढ़ी। नो, आधिकारिक भाव से रोक दिया रूप ने। कोई भी चढ़ाई हो, फर्स्ट वॉच देने, गार्डनिंग चौरस या समतल बनाना। फिर से देखना होगा कि पत्थर किस जाति का है, इग्नियस है या ग्रेनाइट है या मेटामार्फिक है, सैंडस्टोन है या सिलिका है, क्या है ये हमें यानी पत्थर की प्रजाति को सबसे पहले समझना, वरना अव्वल तो सपोर्ट ही नहीं बना पाओगे। अव्वल का मतलब शुरुआत में। यदि आप पत्थर की प्रजाति से परिचित नहीं है और बिना जानकारी के आप पत्थर पर चढ़ना चाहेंगे तो आप अपना आधार भी नहीं बना पाएंगे। बन भी गया तो फिर रेपेलिंग नहीं होगी। तो उस पर चढ़ना नहीं होगा। शेखर ने रूप की परिपक्व बुद्धि पर प्रशंसा में आंखें नचाई कि यस यस। दोनों आरोही अति उत्साह में थे। पर्वतारोहण के दुस्साहसिक अभियानों पर बहस करते करते उन्हें इतना भी भान नहीं हुआ कि ढलान से उतरकर कब वे बीच के मैदान में चले आए। वो दोनों इस प्रकार से उलझे हुए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो उस पहाड़ी ढलान को पार करके मैदान में आ गए हैं। और अब वह मैदान भी दोनों और की पर्वत श्रृंखलाओं के कसते चले जाने से संकरा होता चला जा रहा था। अब तक आपके सामने इजी सवाल थे, आसान से प्रश्न थे। अब कुछ मुश्किल सवाल। इस पहाड़ पर चढ़ना हो और इस पहाड़ से उस पहाड़ पर सीधे ऊपर ही जाना हो। ख्याल रहे दोनों के बीच सुपिन है। कैसे करेंगे? सुपिन वही नदी, यदि बीच में यदि इसमें गिर गए तो हमें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। रूप की उंगली पहाड़ों की ओर उठ रही थी। एक मिनट, मुझे उतर जाने दो। शेखर ने घोड़े से उतरकर पहाड़ों पर गर्दन उठाई। एक पिरामिड नुमा जो पहाड़ था, एक तनिक फ्लैट जिसकी श्रृंखला दूर तक नजर आ रही थी। दोनों ही पर नीचे से काफी ऊपर तक देवदार खड़े थे, जिन्हें मजाक मजाक में वह पहाड़ के रोए कहा करता था। पहाड़ के बाल। रूप का इशारा शायद उसके कटे अंश की ओर से चढ़ने का था। लाइमस्टोन के चक्कर में किसी ने उसके बीच एक बड़ा भाग कटवा दिया था। ये तो लाइमस्टोन है सीकरी जीन कि बस नहीं, ओवरहैंगिंग भी है। हाँ है, तभी तो टफ है, तभी तो मुश्किल है। इस पर चढ़कर ही ऊपर नदी को क्रॉस करते हुए आपको दूसरे पहाड़ तक जाना है। रूप अभी सोच ही रहा था कि महिप ने उतार करके टोक दिया, उकता करके कि साहब जल्दी करो ना। उन्हें पर्वतारोहण के अध्याय को बंद करके फिर से घोड़े पर सवार होना पड़ा।
नीचे की सकरी नदी से बसते हुए पहाड़ से सटे बेहद सकरे रास्ते से उन्हें चलना पड़ रहा था। शेखर डरकर घोड़े से उतरना चाहता था कि कहीं घोड़े से गिर गए, फिसल गए तो क्या होगा, मगर महीप ने रोक दिया कि बैठे रहो साहब। अब वह घोड़ों को पुचकारते हुए निर्देश देते हुए चल रहा था। संभली के हीरू, संभली के, ओए वीरू, दाएं चल दाएं, अरे ले जाता है नदीमा, दाएं संभल के। ये उसकी शब्दावली है, जिस शब्दावली से वो अपने घोड़ों को काबू कर रहा था। मगर जब सामने भेड़ें आ गई और भेड़ों के साथ भोटिया कुत्ता भी, भोटिया एक जनजाति है पहाड़ी प्रदेशों की और उनके साथ हमेशा कुत्ता रखते हैं वो लोग, तो उन्हें उतर जाना पड़ा। महीप की चौकन्नी नज़र कुत्ते पर थी, जबकि उन दोनों की कुत्ते के पीछे भेड़ हाँक रही 14-15 साल की सलोनी लड़की पर, एक सुंदर सी लड़की पर। कि अमारूप, शेखर ने धीरे से कहा कि हूँ, पहाड़ की तो एक से बढ़कर एक चढ़ाइयाँ चढ़ी हैं। कि हाँ, कभी प्रेम की भी चढ़ाई चढ़े हो कोई? उस उम्र में अपने बचपन की यादों के लिए, बचपन की कुछ रोचक जानकारियां पूछने के लिए शेखर उससे पूछता है। अरे कोई तो मिली होगी जिसे देख कर के मन में कुछ कुछ हुआ होगा कभी। थी तो, मगर उम्र में मुझसे काफी बड़ी। इतनी, शेखर ने उस लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि हाँ, रूप को मानो रस्सी की सीढ़ी मिल गई हो, जिससे उम्र के 24वें शिखर से नीचे उतरने लगा वह। भेड़ें चराने वाली के दौरान ही हमारी मुलाकातें होती, कि भेड़ें चराने के दौरान ही हमारी मुलाकातें होती थी। इतनी ही हसीन भी थी ना, कि ओ ये क्या है उसके सामने। सैला तो इतनी सुंदर थी कि उसकी गुलामी बजा लाने में ही मैं खुद को धन्य मानता था, जबकि वो खुद बैठ कर के स्वेटर बुना करती, मैं उसकी भेड़ हाँका करता, उसके लिए बुरुंस के फूल तोड़ लाता जो उसे बेहद पसंद थे। सेब या आड़ू कहीं भी मिल गए तो सबसे पहले उसे ही ला करके देता था। यानी मैं तो उसके रूप और सौंदर्य पर इतना मुग्ध था कि सब कुछ भूल करके उसी को प्रसन्न करने में, उसी के मन को प्रसन्न करने में लगा रहता। और बदले में वह क्या देती, शेखर ने ठिठोली की, वह कभी कभी देवता का प्रसाद, मक्के की रोटी वगैरह भी मुझे दे दिया करती। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि वह स्वेटर भूप दादा के लिए बुना जा रहा था। फल फूल और रोटी भी उन्हीं के लिए आती थी। वे नहीं आते तो मुझे, जिस दिन भूप दादा नहीं आते, आखिर तक उसे खुश रखने की मेरी तमाम कोशिशें बेकार चली जाती। आखिर तक खुश रखने की तमाम कोशिशें बेकार कैसे? क्योंकि वो भूप दादा से मिलने के लिए आती थी और मैं पूरे दिन, पूरा समय उनको प्रसन्न नहीं रख सकता था। महीप ने कनखियों से रूप को देखा, फिर घोड़ा पकड़ करके चलने लगा। तेरी इस लव स्टोरी में तो कोई दम नहीं, कोई और नहीं मिली क्या कभी? शेखर ने बुरा सा मुंह बनाया। मिली क्यों नहीं? उस दौरान कईयों से साबका पड़ा, कईयों से सामना हुआ, कईयों का संग साथ रहा। अब तो सब ब्याह करके अपने अपने घर चली गई होंगी, बाल बच्चेदार हो गई होंगी, मगर सैला जैसी एक भी नहीं थी। एक वही तो थी जो मुझ पर शासन करती थी। रुकिए, मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ। महीप मुड़कर के रूप को देखने लगा, जैसे उसे बातों में रस मिल रहा हो। अचानक रूप को खटका हुआ कि यह कहाँ आ गया वह। यहाँ तो झरने झर रहे हैं, चरागाह का नामो निशान नहीं है। बोला, ए लड़के, तू हमें कहाँ लिवा ले जा रहा है? वो लड़का बोला, माही। महीप बोला, मगर उस रास्ते में पहाड़ों के बगल से एक छोटा सा मैदान हुआ करता था, वहां भेड़ें चराने आते थे लोग। कि पहाड़ के धस में वो सब कब दब गया साहब पता ही नहीं। लो शेखर साहब, पस्त हो गया रूप। भूप दादा की और मेरी प्रेमिकाएं, प्यार की निशानियां, वो मुलाकात
वो मुकामात सब के सब दब ढह गए भूस्खलन में। अब तो नए रास्ते हैं और इन्हीं से होकर के हमें चलना है। कुछ भी हो, तुम्हारा इलाका है बड़ा खूबसूरत, स्वर्ग जैसा है। कि हाँ, वो क्या कि पांडव भी इसी रास्ते से गए थे स्वर्ग को। फिर पौराणिक दंत कथाओं से अपने इस प्रदेश को जोड़ने का प्रयास करता है। इधर का सबसे आखिरी गांव सुर्गी है। सुर्गी यानी स्वर्ग। उसके आगे कोई स्वर्गारोहिणी। जब बर्फ पड़ती होगी, सारा इलाका बर्फ से ढक जाता होगा। जब ही न लैंड स्लाइड हुआ, भूस्खलन तभी तो हुआ होगा। यह बात वह बात नहीं। मैं तो इस लड़के के रोजगार के बारे में सोच रहा था। इतनी कच्ची उम्र पर यह घोड़े वाला धंधा, खतरनाक रास्ते। सोचो, हम जवान होकर भी घोड़े पर जा रहे हैं और यह 15 किलोमीटर पैदल। फिर इसे लौटना भी है 15 किलोमीटर। अभी पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। यानी पहाड़ी प्रदेशों की जो खतरनाक, संघर्ष भरी, वेदनामयी जो जीवन शैली होती है, उसको यहाँ पर वो याद करते हैं। पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, कि वो तो है ही। वही मैं सोच रहा था कि बर्फ के दौरान क्या करता होगा ये लड़का। जब बर्फ गिरना शुरू हो जाती है पहाड़ी प्रदेशों में, तब तो इसका ये जो छोटा मोटा रोजगार है ये भी बंद हो जाता होगा। तो ये हिलांस की तरह जाकर के छुप जाता होगा अपनी माँ की गोद में। अपनी बात के समर्थन में उसने लड़के को पुकारा, ओए महीप, कि जी साहब, तेरे पाँव में दर्द होता होगा, आजा कुछ देर तू भी घोड़े पर बैठ जा, हम पैदल चलते हैं। कि नहीं साहब, लौटते वक्त तो चढ़ के आना ही है। ये हीरू वीरू का संग साथ कब से लिया तुमने, किस गांव का है? इससे यह भी तो पूछो कि हीरू वीरू के अलावा इसके घर परिवार में और कौन कौन है। शेखर ने कहा कि हीरू वीरू जो इनके घोड़ों के नाम हैं, इन घोड़ों से ही क्या होगा, इससे और भी पूछो कि इसके घर परिवार में और कौन कौन है, क्या क्या करते हैं। साफ बात मत करो, रास्ता बहुत ही खराब है, कहकर के महीप ने उनके सवालों पर विराम लगा दिया। ऐसा कहकर के वो उनकी बातों को रोक देता है कि रास्ता बड़ा खतरनाक है, कहीं कोई हादसा नहीं हो जाए। ऊपर से पत्थर गिरे हुए थे। वह आगे आगे घोड़ों को पुचकारते, निर्देश देते चल रहा था, जो उसके लिए इस समय उसके फालतू सवालों से ज्यादा महत्वपूर्ण था। आगे एक झरना था और एक उजड़ी पनचक्की। पनचक्की मतलब पवन चक्की। जगह थोड़ी थी, पानी रास्ते को काट करके बह रहा था। घोड़ों ने मुंह लगा लिया तो उन्हें उतरना पड़ा कि घोड़े पानी पिएंगे, इनको आराम से पानी पीने दिया जाए। वो उतर जाते हैं। महीप चुपचाप पानी पिला रहा हीरू और वीरू को, और फिर वह खुद भी पानी पीने लगा। वो भी क्या संयोग था शेखर साहब, रूप जैसे अपने अतीत में फिर से लौट आया था। आपके पापा इधर ट्रेनिंग के लिए नहीं आते, न रास्ता भटकते, न मेरी जरूरत होती, मैंने भी न वो चुस्ती दिखाई होती पहाड़ पार करने में, न वो खुश होकर अपने साथ मुझे मसूरी लिवा जाते। फिर तो हम कपूर साहब के और मसूरी के ही होकर रह गए साहब। कि वो स्थितियाँ जब वो यहाँ पर आपके पापा आए, भटक गए, और मेरे द्वारा उनकी मदद करने पे वो मेरे से प्रभावित होना और अपने साथ मसूरी ले जा जाना, अगर वो नहीं हुआ होता तो कभी मौका ही नहीं मिलता। 11 साल बीत गए, तब हम इसी लड़के की तरह हुआ करते थे। उसके मन में आया कि कपूर साहब की तरह इस लड़के को भी वापसी में साथ लिवाया जाता रहे जाए तो कैसा रहे। रूप सोचता है कि जिस प्रकार कपूर के पिता ने, शेखर कपूर के पिता ने रूप को अपने साथ ले लिया था, उसी प्रकार वापसी में मैं भी इस महीप को अपने साथ शहर लेके जाऊं।
मगर यह लड़का एक ही घुन्ना है, कुछ बोलता ही नहीं। घुन्ना होता है जो अपने मन की बात मन में रखे, पेट में ही बातों को रखने वाला। ये तो कुछ बोलता ही नहीं। लड़का बोलता है कि साहब इतनी इतनी देर करोगे तो हम लौटेंगे कैसे। महीप ने उन्हें चेताया तो वे एक एक करके फिर सवार हो गए घोड़ों पर कि आप इस प्रकार से इतना समय बर्बाद करेंगे तो मुझे तो वापस भी आना है, वापस मैं कब आऊंगा। और दोनों घोड़ों पर सवार हो जाते हैं। मगर इस पहाड़ को हम पार कर पाते तो 2 किलोमीटर की दूरी और कम हो जाती। रूप ने शेखर से कहा, सामने कोई पहाड़ था कि यदि हम डायरेक्ट इस पहाड़ को पार करके जाते तो 2 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती। रूप ने शेखर से कहा। फिर रूप ने जानना चाहा कि अब तो माही मुश्किल से 1.5 किलोमीटर ही होना चाहिए, बस उस डांडी यानी उस पहाड़ के पीछे। तुमने बताया नहीं तुम क्यों भाग आए थे अपने घर से। लड़के ने जैसे सुना ही नहीं हो। वह रास्ते में पड़े एक बड़े से पत्थर को हटाने लगा। पत्थर बड़ा था, लड़के की औकात से ज्यादा, लेकिन फिर भी वो लड़का उस पत्थर के साथ जूझ रहा था, रास्ते से उसको अलग करने का प्रयास कर रहा था। फिर भी वह पिला पड़ा था, उसके साथ उलझा हुआ था। उसकी सहायता के लिए अभी वह नीचे उतरने ही वाला था कि लड़के ने पत्थर को नीचे धकेल दिया। कुड़ गया, पत्थर नीचे लुढ़क जाता है। अजीब होते हैं ये पहाड़ी लोग, रूप ने कहा। फिर मन ही मन झेप गया, मन ही मन शर्मिंदा हो जाता है। वह भी तो पहाड़ी ही है। अब वो 10 साल से मसूरी रह रहा है तो क्या हुआ, मातृभूमि और जन्मभूमि तो उसकी भी वही पहाड़ है जिसमें उन्होंने अपना पूरा बचपन बिताया है। गांव करीब आता जा रहा था। वर्षों की बंद स्मृतियों के कपाट स्वतः ही खुल रहे थे। एक और सूपिन, दूसरी ओर जंगल, पीछे हिमांग का ऊंचा पहाड़। नीचे होंगे अपने खेत, अपना घर, अपने लोग, बाबा माँ, भूप दादा और लोग। और सोचता है कि अब ज्यादा दूर अपना गांव भी नहीं है, थोड़ी देर में हम गांव में होंगे और गांव चलते ही हम अपने परिवार के लोगों से मिलेंगे, जहां पर माता पिता भाई भाभी सब हमें मिलेंगे और हम उनसे मिलेंगे। कितनी दूर है केदार कांठा, कितनी दूर है दुर्योधन जी का मंदिर। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन। बहुत पुराने लोगों में से किसी किसी ने लाल पलटन के अंग्रेजों को देखा था, नयों ने नहीं। पुराने लोगों ने अंग्रेजी सेना को, ब्रिटिश सैनिकों को देखा था। 100-200 गोरे संभ्रांत अजनबियों के आगमन पर गांव के कुछ लोग अपने अपने घरों से निकल आए थे। हालांकि यह सितंबर का महीना था और अपनी पिछली एक घटना वो बताते हैं जो उसने अपने बुजुर्गों से सुन रखी थी। किस प्रकार से कभी एक बार आ गए थे सितंबर के माह में 100-200 गोरे लोग। तो गांव के लोग अपने अपने घरों से सभी निकल आए और दिन के तभी 3 बजे थे। मगर यहाँ ठंड काफी थी और लोगों ने ठंड से बचने के लिए चुस्ती या ऊन का लावा पहन रखा था। उनकी आंखों में भय, संशय और कौतूहल थे। अंग्रेजों की में रूप की नजरें इनमें से एक एक चेहरे को टटोल रही थी। लड़का एक सयाने रही सही सा अपनी थकान भूलकर अपने हीरू वीरू की पीठ, पुट्ठों और टांगों को थपथपा रहा था। थकान उतारने के लिए, हीरू और वीरू की थकान उतारने के लिए उनको थपथपा रहा था। रूप ने 100 का एक नोट निकाला और कुछ सोच कर रख लिया और 10 की गड्डी से 12 कड़क नोट निकाल करके लड़के को थमाते हुए बोला, देखो तुम भी थके हो और तुम्हारे घोड़े भी थके हैं। फिर बच्चे हो, शाम होने वाली है, रास्ता खतरनाक है। ऐसा करो आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। लड़के ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की।
रूप ने जब ये प्रस्ताव रखा कि ज़्यादा समय बीत गया है, रास्ता इतना सुगम नहीं है और वहाँ पहुँचने में, अपने गंतव्य तक तुम्हें जाने में कई खतरों का सामना करना पड़ेगा, तो तुम सुबह तक के लिए यहीं पर रुक जाओ। लड़के ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, तो रूप ने उसे पूरे तौर पर आश्वस्त कर देना चाहा। जब लड़का कुछ भी नहीं बोलता है, तो रूप ने सोचा कि शायद ये किसी उलझन में है, इसलिए वो उसको विश्वास दिलाना चाहता है कि यहाँ मेरा घर है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। उस बच्चे को ये विश्वास दिलाना है कि तू घबरा मत, घर है मेरे यहाँ पर और तू आराम से रह करके सुबह निकल सकता है, किसी प्रकार की कोई समस्या तेरे को नहीं होगी। लड़के ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पीठ फेर करके नोटों को गिनने में मशगूल रहा, जो अभी 10 की गड्डी से कड़क कड़ात करते 12 नोट मिले, उनको गिनने में व्यस्त रहा। उसकी इस धंधेबाज अदा पर रूप ने मुस्कुराकर शेखर की ओर देखा कि देखो। फिर कदम कदम चल करके एक बूढ़े के पास पहुंचा। बूढ़ा चकमकाया हुआ सा अपने पोपले मुंह और झुर्रियों के दलदल में डूबती आंखों पर हथेलियों से सूरज की ओट बनाकर उसे देखते ही जा रहा था, यानी आंखों के ऊपर अपना हाथ लगा करके जोर से उसको पहचानने की कोशिश कर रहा था, उसकी तरफ देख रहा था कि कने जाना छामा साहब, कहाँ जाना है साहब जी। रूप ने बताया कि बाबा, यहाँ 11 साल पहले कोई राम सिंह हुआ करते थे, जिनके भूप सिंह और रूप सिंह 2 बेटे थे। वो हिमांग पहाड़ के नीचे उनका घर है। बूढ़े के चेहरे पर अपरिचय की शिला हिलकर रह गई, जैसे उसने पहचाना ही नहीं। मगर टली नहीं तो रूप को जितनी भी गढ़वाली याद रह गई थी, गढ़वाली जो पहाड़ी भाषा है, वो उस पहाड़ी भाषा में उससे बात करने की कोशिश करता है। उसे जोड़ने सजाने में लगा कि बाबा, यक भूप सिंह रूप सिंह दुई भाई होंदा छे, क्योंकि वो हिंदी भाषा नहीं समझ पा रहा था वो बुढ़ा, इसलिए जैसे परिचय की उसकी शिला हिलकर रह गई। लेकिन वो विश्वास नहीं छोड़ रहा था बुढ़ा, उसको लग रहा था कि मैं अभी भी समझ सकता हूँ। तो बुढ़े ने इस गढ़वाली भाषा को बोलने के बाद, जो कि उनकी अपनी भाषा थी, पहाड़ी भाषा थी, कुछ कुछ बात समझ में आई और जवाब देता है कि हाँ। इस बार बूढ़े के होठ हिले, लेकिन रूप तो बहुत पहली भागी गई छाई। और बूढ़ा जवाब देता है कि रूप तो बहुत पहले ही यहाँ से भाग गया था। अगर मैं बोल लूं कि मैं वही रूप सिंह छो तो। और रूप सिंह उस बुढ़े से कहता है कि अगर मैं बोलूं कि मैं वही रूप सिंह हूं तो। कि तू न, आप मजाक करी छू साहब, कि तू रूप नहीं हो सकता है, तू तो कोई शहरी है, आप मेरे से मजाक कर रहे हो साहब जी, आप रूप नहीं हो सकते। तब तो ई भी मजाक की है जो आप दादा त्रिलोक सिंह जी छू। और वो उसका भी परिचय बता देता है कि तब तो ये भी मजाक ही होगा कि आप दादा त्रिलोक सिंह जी हैं। रूप ने हंसते हुए आगे बढ़कर उनके पांव छुए और बूढ़ा त्रिलोक अभी भी इस आत्मीयता को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पा रहा था। इतना अपनापन जो रूप के द्वारा दिखाया जा रहा था, बूढ़ा त्रिलोक अभी भी ये नहीं समझ पा रहा था, अभी भी उसको नहीं पहचान पा रहा था कि ये वही भूप का भाई रूप है। किसी दूसरे आदमी ने हिंदी में पूछा, मगर आप थे कहाँ इतने दिन? कि वो रूप ने मुड़कर देखा, महिप वहां नहीं था। काफी दूर पर एक घोड़े पर बैठा कोई नन्हा सवार दूसरे को हाँकते हुए ढलान में तेजी से उतर रहा था। उनकी आंखों में उसका अक्स छोटे होते होते पहाड़ की ओट में
तिरोहित हो गया, लुप्त हो गया। तो शेखर ने कंधे उचकाए। स्ट्रेंज, भूप तो यक किसी से बात ही नहीं करता। तू ऐसा कर, शाम होने वाली है, देर न कर, जा चढ़ जा इस म्याल, इस पहाड़ पर चढ़ जा। इस पर वह कुछ परेशान हुआ। क्यों? अभी तो तू कह रहा था कि तूने बड़े बड़े पहाड़ चढ़े हैं और सरकार यक काम का वास्ता तुझे 4,000 तनख्वाह देती है, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए तुझे सरकार पैसे भी देती है। अभी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था कि मैं इतने पहाड़ चढ़ सकता हूँ, इतनी जल्दी चढ़ सकता है, तो अब क्यों नहीं चढ़ सकता? वो बात नहीं दादाजी, पहाड़ों पर तो हम पत्थरों, खूंटी, रस्सों, कुल्हाड़ी और दूसरी चीजों के सहारे चढ़ते हैं, इस प्रकार से नहीं। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए हमें ऐसे उपकरण मिलते हैं जिनकी सहायता से हम चढ़ जाते हैं। यहाँ तो हम साथ लेकर आए नहीं कि जिस पहाड़ पर चाहें, जैसे चाहें हम चढ़ जाएं। तो त्रिलोक की आंखें झुर्रियों के दलदल से ऊपर उछलाई थी। इतना सारा इंतजाम होवे तब तो तू चढ़ पाओ म्याल पर, कि इतनी सारी व्यवस्थाएं अब तेरे को करके दें तो तू चढ़ेगा ऊपर। त्रिलोक हंस पड़े, दूसरे बच्चे और बूढ़े भी हंस पड़े। औरतों ने हंसते हंसते अपने मुंह फेर लिए कि ये पहाड़ी लोग देख लो, अपने आप को पहाड़ी बताता है और पहाड़ पर चढ़ने के लिए इतने सारे इंतजाम, जबकि पहाड़ पर तो ये लोग वैसे ही चढ़ जाते हैं। अरे वो देख, भूप तो इधर ही आ रहा है। किसी प्रौढ़ की आवाज आई तो उस दिशा में सबकी नजरें मुड़ गई। पहली नजर में वह पूरा का पूरा दिखा ही नहीं। पांव किसी डिबके की ओट में थे, सिर किसी डाल की ओट में था, सिर्फ हाथ और बीच के अंश ही दिख रहे थे। पता नहीं उसका मायावी कद अंदर जमीन में कितनी गहराई तक गया था और आसमान में ऊपर कितनी ऊंचाई तक गया था, क्योंकि पूरा का पूरा एक साथ वो दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे चल करके वह सामने आया तो वो कतई असाधारण नहीं लगा, वो भी हम जैसा ही लगा। असाधारण होता है जिसमें साधारण से हट करके कुछ अन्य विशेषताएं हों, कुछ अन्य विशिष्टताएं हों। हालांकि उसकी चुस्ती और स्वेटर मफलर के दरमियाने कद की मामूली सी शख्सियत के बावजूद उसका तिलिस्म, तिलिस्म का अर्थ होता है जादू, अभी भी बरकरार था। गोरा चिट्टा चित्तीदार चेहरा, मानो ग्रेनाइट पत्थर को तराश करके गढ़ा गया। सख्त लंबोतरा चेहरा, चेहरे पर सख्त भाव, गंभीर भाव दिखाने वाला वो लंबा उनका चेहरा। उसकी अजीब सी स्थित प्रज्ञ आंखें, मध्यम मध्यम जलती हुई बाहों पर कटे का निशान, आंखों के जो डोले थे उन पर एक चोट का निशान, कट मार्क, वही है, बिल्कुल वही। अब रूप धीरे धीरे अपने दादा भूप को पहचान रहा था। 11 साल में और भी ठोस और भी सख्त हो गए थे भूप दादा। दादा रूप जा झुका भूप के कदमों पर कि मैं रूप हूँ, तुम्हारा भगेड़ा भाई जो तुम्हें छोड़ करके यहाँ से मैं भाग गया था, भगोड़ा भाई मैं ही हूँ। भाई ने भाई को देखा और जाने क्या क्या देखा और कहां कहां तक देखा। फिर देखते देखते नजरों की बर्फ पिघलने लगी, अर्थात आंखों से आंसू गिरने लगे, भावुक हो गए। और भूप पूछता है कि कब आया? क्या अभी? फिर भूप ने उससे पूछा कि अकेले ही आया है? तो बोलता है नहीं, ये मेरे साथ हैं कपूर साहब, जो मुझे यहाँ से ले गए थे, उनके लड़के शेखर साहब IAS की ट्रेनिंग ले रहे हैं मसूरी में, हिल क्लाइंबिंग की।
ये भी पहाड़ों पर चढ़ने की। शेखर ने हाथ जोड़ करके नमस्कार किया। भूप ने कोई उत्तर नहीं दिया। वहां त्रिलोक दादाजी समेत गांव के ढेर सारे लोग थे, मगर वह जैसे शिलाओं के बीच खड़े हुए थे। उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की और न किसी ने उनसे कोई बात की कि भूला भाई, छोटा भाई, चल यार घर, चल यार कि घर चल, कह करके उन्होंने दोनों के बैग कंधे पर डाल लिए, रूप का और शेखर का, दोनों का, और बिना उनकी सम्मति का इंतजार किए बिना इधर उधर नजरें डाले वापस मुड़ गए। शेखर ने धीरे से रूप के कान में कहा कि गोया, यह माही हमारा बेस कैंप था और हिमांग हमारा डेस्टिनेशन। गोया का अर्थ होता है वस्तुतः। रूप ने होठों पर उंगली रख करके उन्हें चुहल करने के अंदाज से मना किया। ऊंचे हिमांग की तलहटी में छोटे से भूखंड पर बसा है वह गांव। किसी आदिम गांव सा लग रहा था। खड्डू, झाड़, खंखाड़, बगल में बहती सूपिन का शोर बहुत ही प्राचीन लग रहा था। बीच बीच में बादल के टुकड़े आ रहे थे, जा रहे थे, जिनसे आंख मिचौली खेलता उनका वजूद फिर से मायावी लगने लगा था। कभी कभी तो भ्रम होता था कि बादल तैर रहे हैं या वे खुद तैर रहे हैं। भ्रम हो रहा था, समझ ही नहीं पा रहे थे। चढ़ाई शुरू हो गई थी, प्राय खड़ी चढ़ाई थी। पहले तो पेड़ और पत्थरों के सहारे वो चढ़ते रहे, फिर रुक गए। क्या हुआ, आगे नहीं चढ़ पा रहा है? भूप ने ऊपर से पूछा, क्योंकि भूप तो अभी भी उसी पहाड़ी प्रदेश में रह रहा है। उसके पास किसी प्रकार के उपकरण नहीं है, फिर भी वो पहाड़ी रास्तों पर इतनी आसानी से चढ़ रहा है। तो भूप ने पूछा कि क्यों आगे नहीं चढ़ पा रहा है? बस इतना भर पहाड़ीपन बचा रह गया रे कि तू अपने आप को पहाड़ी कहता है। इतनी सी चढ़ाई तेरे से नहीं चढ़ी जाती है, इतना सा ही पहाड़ीपन रहा है। अब फिर से नीचे आकर के उसके पास आ जाते हैं और उन्होंने गले के मफलर की मजबूती परखी। फिर उसे कमर में बांधकर दोनों छोरों को दिखाते हुए कहा कि भूला ले, पकड़ ले इसको, इस मफलर के एक छोर को पकड़ ले। फिर उन्होंने शेखर की ओर देखा, जो और भी नीचे खड़े हाँप रहा था। पहले इसे चढ़ा ले, फिर आपको। शेखर ने हामी भर ली। अब भूप आगे आगे चढ़ रहे थे। उनकी कमर में बंधे मफलर के छोर को पकड़े पकड़े रूप पीछे पीछे। बाप रे, कितनी आधुनिक उपकरण के, बिना किसी आधुनिक उपकरण के, सिर्फ पेड़ों और पत्थरों के नाम मात्र के सपोर्ट पर शरीर का संतुलन बनाते हुए चढ़ना कितना मुश्किल है। बीच बीच में रुक करके हिदायत भी देते जाते थे कि देख, ये थई मजबूती से पकड़ी के रखिए इसको, बहुत ही मजबूती से। इन्हें हवा की गिर गैल सुपिनमा, इसे देख मजबूती से पकड़े रख, ऐसा न हो कि जा गिरे सुपिन नदी में। ये जो मफलर का जो छोर तेरे को दिया है, इसको मजबूती से पकड़े रख। भूप दादा सांप थे या छिपकली थे या वनमानुष थे या रोबोट थे, क्योंकि ना तो वो थक रहे थे ना हाँप रहे थे, और पकड़ उनकी ऐसी थी जैसे दीवार पर छिपकली चिपक जाए। वन मानुष जैसे पहाड़ पर इतनी जल्दी आसानी से इतनी सुगमता से चढ़ जाते हैं। रोबोट जो कि एक मशीन होता है, बिना थके आराम से कोई भी काम कर लेता है। वह जिस धैर्य, आत्मविश्वास, ताकत और कुशलता से मांसपेशियों और अंगों का नायाब उपयोग कर रहे थे, उसके लिए हैरत की चीज थी, आश्चर्य की बात थी। फिर अकेले का भार मात्र होता तो भी बात चल जाती,
वह तो खुद के साथ साथ उसे भी खींच लिए जा रहे थे। खुद तो चढ़ ही रहे हैं, खुद के साथ साथ वो रूप के भार को भी अपने शरीर के साथ खींच रहे हैं। कितने मजबूत थे वो। 12 वर्ष पहले ठीक इसी तरह ढलान के ऊपर ले आए थे उसे। घंटे भर लगे ऊपर पहुंचने में। उन्होंने वहीं से किसी को आवाज दी, शायद उन लोगों के आने की सूचना कि हम आ गए हैं। फिर जवाब की प्रतीक्षा किए बगैर उसे हाँफता हुआ छोड़कर शेखर को लेने के लिए नीचे उतरने लगे। मतलब अभी उसको चढ़ा दिया और उसके बाद में वापस उसके मित्र को लेने के लिए भी नीचे उतर जाते। कितने मजबूत थे वो। ये होता है पहाड़ी जीवन। देखते ही देखते हिमांग पर छाए बादल में अदृश्य हो गए वो। ऊपर रूप ने देखा कि पहाड़ की पीठ पर कुछ दूर तक जमीन प्राय समतल बनी हुई थी, जिसमें मकई की फसल खड़ी हुई थी। क्षेत्र के चारों ओर सेब और देवदार के पेड़ खड़े थे। सेब के पेड़ों में तो फल भी लगे हुए थे। पेड़ ज्यादा दिनों के नहीं थे, ताजा लगाए हुए थे। यह देखने से ही लग रहा था। उसने गौर किया, ऐसे ही पेड़ के नीचे उसने गौर किया ऐसे ही पेड़ नीचे भी कुछ दूर तक फैलते चले गए थे। पूरे क्षेत्र की परिक्रमा करता हुआ वह आधी दूरी तक पहुंचा होगा कि उसे एक गुफानुमा आश्रम दिखा और उसी के बगल में 2 छानी छप्पर झोंपड़ा। यही घर है शायद। एक छप्पर के नीचे एक औरत खड़ी थी, नाटे कद की, गोरे रंग की, जवान, चुस्त और लाल फुल स्वेटर में। वह उसे हैरानी से घूर रही थी। उसने अनुमान लगाया कि यह भाभी हो सकती है, शायद भूप दादा की पत्नी होगी। मगर झिझकवश आगे बढ़ गया। संकोच के कारण उससे कुछ नहीं पूछ पाता है। आगे हिमांग के ऊपर वाले अंश से कोई झरना झर रहा था, जो खेतों से गुजरते सूपिन में गिरता था। हवा में बर्फीली शाम की ठंडक बढ़ गई और देखते देखते कोहरा इतना घना हो गया कि लगता था पृथ्वी पर पहाड़ की इस पीठ को छोड़ करके बाकी कुछ नहीं, कहीं भी नहीं। शेखर को लेकर आ गए थे भूप। आते ही उन्होंने भाभी देवर के बीच संवादहीनता की जड़ता को तोड़ दिया और बोले, रूप तेरी भाभी। रूप ने आगे बढ़कर उस औरत के पांव छुए। बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। पति पत्नी गृहस्थी के सामान को समेटने में लग गए। रूप और शेखर गुफा में बिछे पटरों पर ही लेट गए। रूप शेखर ने पुकारा कि यार, इट वाज ए रेयर एक्सपीरियंस। कि हाँ, बड़ा रोचक अनुभव रहा। वो महीप घोड़े वाला लड़का तेरी इन्हीं भाभी श्री का लड़का है। बताया तो यही गया कि मुझे लगता है कहीं कोई गड़बड़ है। कि नींद की झील में डूब गया। रूप का जवाब, जाने कब तक सोते रहे वे। रात के किसी पहर जगाया था भूप ने कि लो यकी खा लो, यकी पड़े रहो। बहुत जोरों की बारिश है बाहर। सचमुच बाहर वर्षा कहर ढा रही थी। इतनी जबरदस्त पहाड़ी बरसात हुई थी वहां पर। सुबह उठे तो आसमान साफ था। पूर्व की 2 पहाड़ियों के बीच धुंध के पर्दे के पीछे से किसी बच्चे की तरह झांक रहा था लाल लाल सूरज। धुंध अरुणाभ हो रही थी। धुंध हल्की हल्की पीली हो रही थी, अर्थात सूर्य के पीताभ वर्ण से उसमें चमक आ रही थी। धीरे धीरे छट रही थी।
कुछ धुंध। नीचे झांकने पर माही के छोटे छोटे घरौंदे अजीब से लग रहे थे। भूरे पानी के गहरे तल में पड़ी मछलियों, सीप और घोंघों की तरह हल्का सा आभास मात्र हो रहा था इन सब का। भाई से मिलकर कैसा लगा? रूपशेखर ने एकांत में पूछा। कि भाई, बस थोड़ी ही सी ही तो धुन छटी है अभी। कि थोड़ी ही धुन छटी मतलब अभी इतना परिचित कहाँ हुआ हूँ? अभी तो मैंने पूरी जानकारी भी नहीं ली है। कहते हैं लियोनार्दो द विंची ने पहाड़ को देखकर कहा था कि मेरी मोनालिसा यहाँ है, मगर इसे पाने के लिए मुझे ढेरों पत्थर मिट्टी के मलबे हटाने हैं। तुम्हारा भाई भी इस पहाड़ में है। मोनालिसा नहीं, साक्षात शिव, मगर उस तक पहुंचने के लिए ढेरों मलबा हटाना पड़ेगा तुझे अभी। रूप कुछ नहीं बोला, चुपचाप टहलता रहा। नाश्ते पर पहली बार साथ बैठे, आग के गिर्द, आग के पास। भुनी हुई मक्के की बाल जो शिरा होता है और चाय एक साथ मिला नाश्ते के रूप में। भाभी सेंक सेंक करके दिए जा रही थी और वे नमक मिर्च के साथ चबाते जा रहे थे। यहाँ इस पहाड़ पर कैसे आना पड़ा दादा? मलबा हटाने की रूप की एक अदद कोशिश, जो रिश्तों पर मलबा जम गया था। जो धुंध आ गई थी, उस धुंध को हटाने की एक कोशिश। कि यहाँ भूप ने मक्के से हाथ को गर्म करते हुए जैसे पीछे दूर तक देखा कि आज इतने वर्षों बाद यही पूछने के लिए आया है। तो रूप कहता है कि मुझे और शर्मिंदा न करें। तो सुन बोला, तूने सिर पर पहाड़ टूटने की कहावत तो बहुत सुनी होगी। सिर पर पहाड़ टूट पड़ना, मुसीबतों का पहाड़ टूटना जिसको हम बोलते हैं, और सुनने में बहुत भारी नहीं लगती है, लेकिन इसकी सच्चाई तो वो ही जाने हैं जिसने जिस पर सचमुच का पहाड़ टूटा हो। भूस्खलन हुआ था, उन्होंने ये सहा है। भाभी और भुने हुए भुट्टे दे रही थी, उन्हें मना कर दिया कि तेरे जाने के बाद अगले साल बहुत बर्फ गिरी। ये हिमांग पहाड़ उसका बोझ नहीं उठा सका और धसक गया, और अपने 30 नाली खेत, मकान, माँ बाबा सब दब गए मलबे में। मैं ही किसी तरह बच गया, छानी पर था इसलिए बच गया। इसलिए वहीं से तबाही देखी थी मैंने, लाचार और असहाय होकर के, क्योंकि वो उस मलबे के सामने लाचार था, असहाय था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तू होता तो पहाड़ का मलबा क्या, पहाड़ तक हटा लेते दोनों भाई। बहुत ही गंभीर बात उन्होंने कही अपने भाई के लिए, लेकिन मेरे साथ तो कोई साथ देने वाला भी नहीं था। माँ बाप को भी नहीं, लेकिन नहीं हो सका। वही पहाड़ कब्र बन गया उन सबका। भूप थोड़ी देर के लिए चुप ही हो गए। तू तो पहले ही भाग चुका था मुझे अकेला छोड़कर। फिर मैं बहुत भटका, बहुत छटपटाया, लेकिन कहीं सहारा नहीं मिला। सहारा देता भी कौन? सभी अपने अपने से ही तबाह। कौन सहारा देने वाला था? क्योंकि सभी के साथ ये आपदा आई थी, सभी इसी प्रकार परेशान थे। 10-10 किलोमीटर तक जगह जगह धसाव हुए थे, रास्ते बदल गए, नदियां बदल गई,
इतनी बड़ी तबाही हो, इतनी बड़ी तबाही हो चुकी थी और मैं खिसियाई आंखों से इस हिमांग को देखा करता, लाचारी भरी निगाहों से इस हिमांग पर्वत को देखता रहा। मौत की तरह फैला हुआ इसका ये म्याल पहाड़। भाभी चाय दे गई थी, दूध के अभाव में लाल चाय मिली। भूप ने पहले गिलास की चाय में भाप से अपनी पनियाई आंखों को सेका। बताते बताते जो आंखें भर आई थी उसको थोड़ी सी राहत देता है। फिर गिलास को दोनों हाथों में दबा लिया। पता नहीं किस आत्मीय ऊष्मा की तलाश थी उन्हें। वे हैरान होकर के उनकी इस विचित्र लीला को देख रहे थे। तुझे बचपन में बाबा की सुनाई गई कहानी याद है? वे रूप की ओर मुखातिब हुए, रूप की ओर अपना चेहरा कर लेते हैं और याद करते हैं कि बचपन में जो उनका पिता उनको कहानी सुनाता था, क्या वो कहानी तुम्हें याद है? तो उनकी आंखें कुछ ज्यादा ही चटक हो गई थी। वो एक नन्ही चिड़िया वाली जिसे गीद ने कहा था मैं तुझे खाऊंगा, कि नहीं। खैर मैं याद दिलाता हूं। गिद्ध के ऐसा कहने पर चिड़िया डर गई। पूछा क्यों? गीद बोला इसलिए कि तू मुझसे ऊंचा उड़ सकती है। यह अजीब जबरदस्ती का तर्क था। नन्ही चिड़िया ने धीरज धर करके पूछा, और अगर मैं तुझे से ऊंचा उड़कर दिखा दूं तो? गीद उसके बचकानेपन पर हंसता, तो नहीं खाऊंगा, कि यदि तू मुझसे ऊंचा उड़ करके दिखा देगी तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा, तू बच जाएगी। फिर दोनों में ठन गया मुकाबला। दोनों में प्रतियोगिता ठहर जाती है। गीद के सामने भला उस नन्ही चिड़िया की क्या बिसात। गिद्ध होते हैं ऊंची उड़ान के लिए, चिड़िया इतनी ऊंची उड़ान नहीं ले सकती है तो उसकी क्या औकात। गिद्ध के लंबे लंबे डैने होते हैं, यानी पंख। उसने फहराए और उड़ गया ऊपर, ऊपर और ऊपर। चिड़िया डर गई, फिर भी उसने धीरज नहीं छोड़ा। गिद्ध धीरे धीरे आसमान की ऊंचाइयों को नाप रहा था, लेकिन चिड़िया अपने धैर्य को बराबर बनाए हुई थी कि ऐसे भी मरना है और वैसे भी मरना है। यदि ज्यादा ऊपर जाऊंगी तो वैसे भी मरूंगी, और नीचे रहूंगी तो गिद्ध के द्वारा मार दी जाऊंगी, तो मरना तो दोनों स्थितियों में ही है। तो क्यों न मौत से दो दो हाथ करके ही मरूं। जब परिणाम एक ही है तो क्यों ना एक बार इसका सामना किया जाए। कम से कम मरने का मलाल तो नहीं रहेगा, पछतावा तो नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश तो की, कोशिश करने के बाद भी यदि सफलता मेरे हाथ नहीं लगी तो बात अलग है। पछतावा नहीं रहेगा बिल्कुल भी। फिर तो पूरी ताकत लगा दी उसने उड़ने में। लगा कि प्राण ही निकल जाएंगे। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान निकल जाएगी। जान पे खेल गई, प्राणों की बाजी लगा दी चिड़िया ने, और सारी ताकत लगाकर उड़कर जा बैठी गीद की पीठ पर। और तो कुछ उसे सूझा नहीं, और सीधी जाकर के कहां बैठ गई? गिद्ध के ऊपर, पीठ पर। अब गिद्ध से ऊपर थी वो। गिद्ध जितनी ऊंचाई पर जाएगा चिड़िया उसकी पीठ पर ही रहेगी। गिद्ध अपनी बेहिसाब ताकत के गुरूर में उड़ता रहा, आकाश से भी ऊंचा। लेकिन चिड़िया को अब कोई डर नहीं था। चिड़िया को अब डर क्यों नहीं था? क्योंकि अब उसको गिरने का कोई डर नहीं था, क्योंकि वो बाज की पीठ पर बैठी हुई थी, गिद्ध की पीठ पर बैठी हुई थी। और उसको यह भी विश्वास था कि अब वो हर हाल में उस गिद्ध से ऊंची उड़ रही है, गिद्ध की पीठ पर जो बैठी थी। मौत की पीठ पर ही जा बैठी थी।
कहानी खत्म कर अपने सामने के मंजर को देखने लगे भूप। उन्होंने बीड़ी सुलगा ली, दो एक कस खींचे, फिर बोले, तो भूला इसी तरह मैं भी आ बैठा मौत की इस पीठ पर। उसी की जिसने मेरा सब कुछ निगल लिया था, यानी इस पहाड़ ने जो मेरा सब कुछ छीना था, मैं भी इसी पहाड़ की चोटी पर आ बैठा कि अब ये स्लाइड वाला जो भूस्खलन की एक बीमारी खत्म, इस हिलांस पर्वत के ऊपर ही आ जाता हूं मैं भी। धीरे धीरे मलबा हटाता रहा यहाँ का। थोड़ी बहुत खेती शुरू करी। अकेला अकेला लगा तो एक औरत ले आया नीचे से। कौन? सैला। रूप चौकन्ना हो उठा सहसा। हाँ, अभी तक तुझे याद है। इस बार भूप के चौंकने की बारी थी। एक क्षण तो वह तरासा हुआ चित्तीदार चेहरा स्निग्ध होता हुआ, फिर उस पर एक नामालूम सी धुंध। सैला के आने से खेती फैल गई। बर्फ जमी न रहे सो हमने खेतों को ढलवा बनाया, खेतों को हल्का हल्का ढालदार बनाया ताकि बर्फ गिरे वो पिघल करके आसानी से नीचे बह जाए। मगर एक मुसीबत, पानी कहाँ से आए। एक दिन पानी की खोज में हम चढ़ गए इस हिमांग के साबुत ऊंचे हिस्से पर, ये देखने के लिए कि ऊपर कोई पानी का स्रोत है या नहीं। वहां हमने देखा कि एक झरना यूं ही उस तरफ सोपिन में गिर रहा था। उसका पानी किसी काम में नहीं आ रहा था, व्यर्थ ही गिर रहा है। उसे मोड़ लेने से पानी की समस्या हल हो सकती थी। मगर बीच में ऊंचा था, यानी पहाड़ काटना जरूरी था। अब बिना पहाड़ काटे वो झरना मुड़ नहीं सकता था। हमने क्वार की समस्या को हल कर हमने क्वार के दिन चुने, अश्वनी माह के, जब बरसात नहीं होती है, जब रातों को बर्फ जमने लगती थी, दिन को पिघलने लगती थी, मगर थोड़ी थोड़ी, यानी इतना भी नहीं कि धार तेज हो, इतना भी नहीं कि बर्फ जमकर सख्त हो जाए। बड़ी मेहनत की हम दोनों ने, मगर झरने को मोड़कर लाने में सफल हो ही गई आखिर। जाड़े में तो जम जाता होगा, फिर बर्फ से ढक जाता होगा ये सब, शेखर ने पूछा। अभी ही जम गया जी, भूप ने कहा, लेकिन गर्मी पाएगा तो पिघल जाएगा। ये पेड़ लगा रखे हैं ना, काफ़ी लकड़ी जमा कर लेते हैं, 24 घंटे आग जलती रहती है। बर्फ से आग को बिठा देते हैं। मगर भाभी गई कहाँ? मेरा मतलब सैला भाभी। वही तो बता रहा था कि तेरी भाभी के आने से खेती का काम कैसे बढ़ता गया। काम हम दोनों के बूते का नहीं था। फिर उसको बच्चा भी होने वाला था, तो हम ले आए दूसरी औरत। ये तेरी दूसरी भाभी। सैला से एक बेटा हुआ महीप। फिर एक दिन महीप अभी 9 साल का ही था कि उसकी माँ को जाने क्या सूझा कि एक दिन यहाँ से कूद गई सुपिन में। वो भी कूद करके जान दे दी। स्तब्ध रह गए रूप और शेखर। सिर्फ झरने के गिरने के शोर को छोड़ करके और कोई आवाज नहीं थी कहीं भी। एक गहरी सांस लेकर बोले, भूप, तब से बेटा जो नीचे उतरा तो फिर ऊपर नहीं आया।
मैंने लाख मनाया, फिर भी कल भी उसे आया देख करके ही नीचे उतरा था। उसके पीछे पीछे दूर तक गया भी, मगर उसने सुनकर भी नहीं सुना, देखकर भी नहीं देखा, और लौट गया घोड़ी को भगाते हुए। मुझी को गुनहगार समझता है अपनी माँ की मौत के लिए। चाह भूप की दूसरी पत्नी ने शायद विषयांतर करना चाहा, विषय बदलना चाहा। अरे रहने दे, ये साहब लोग हुए न, काली चाय नहीं पसंद करते। विषय बदलना चाहा उसने। आप एक भेड़िया बकरी तो रख ही सकते थे, उन्हें चढ़ने चढ़ाने में मुश्किल भी तो नहीं आती, दूध भी मिल जाता। कि पाली थी ना, दिख तो नहीं रही। धुंध काफ़ी कुछ छट चुकी थी कि अब समझ में आया कि भूप दादा ने कल क्यों बात नहीं की माही वालों से। रात की बारिश से भीगी सलेटी मिट्टी पर सुबह की आलोक छाया में चलते हुए नीचे पसरी घाटी को दूर दूर तक देख रहे थे वे। उनके पीछे हिमांग का बाकी साबुत पहाड़ था, जिसके नीचे उतरना झरना हिमायित होकर के चांदी की राह सा चमक रहा था। इतनी ऊंचाई पर और इतनी ठंड में उसका जम जाना लाजमी था। वे हिम के पिघलने का इंतजार कर रहे थे। रूप और शेखर उनके अंदर के हिम के पिघलने का इंतजार कर रहे थे। आखिर दोनों ही पिघले। तू गया, तेरे पीछे माँ गई, बाबा गए, फिर सैला गई, और सबसे आखिर में महीप भी चला गया। वे रुक रुक कर बोलते हैं, तू कहेगा चढ़ सिर्फ मैं रहा था, तू कहेगा सिर्फ मैं रहा था, बाकी तो उतर रहे थे। मैं कहता नहीं, अपने अपने हिस्से की चढ़ाई तो सभी चढ़ रहे थे। चढ़ने का सबका अपना अपना तरीका है। थोड़ी देर तक हिम के पिघलने को वो यूं ही देखते रहे, फिर फावड़ा उठा करके किनारे के कटाव को ठीक करने के लिए चल पड़े। इस समय वे अकेले थे। उनका यह रूप उन दोनों में दहशत भी भर रहा था और एक दूसरे के प्रति सम्मोहित भी कर रहा था, एक दूसरे को जोड़ने का काम भी कर रहा था। कि उफ, कितने अकेले लग रहे थे भूप दादा इस वक्त। रूप ने धीरे से कहा, ऊंचा या तन्हा भी तो करती हैं। शेखर ने कहा, कटाव की मरम्मत कर आग के पास फिर लौट आए थे भूप सिंह, एक बात पूछूं? शेखर ने उन्हें देखते हुए कहा कि पूछो। आप पहाड़ हैं या पहाड़ पर चढ़ने वाले? कि हम? आपको क्या लगता है कि हमें तो दोनों ही? हंस पड़े भूप, शायद पहली बार बोले कि हम कहाँ के पहाड़ हुए भुला, हम तो चढ़ने वाले ही हुए। दादा रूप का गला भर आया। बहुत दुख झेले आपने, बहुत दुखों का पहाड़ लेकर के चढ़ते रहे पहाड़ों पर। अब बस करो। मैं तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें अपने साथ लिवा ले जाना चाहता हूँ। मुझे सरकार की ओर से पक्का क्वार्टर मिला हुआ है, इतनी तनख्वाह मिलती है, उसमें आराम से रह लेंगे हम सभी। भूप गंभीर हो गए। ने हाँ कहा और ने ना। एक बार चलकर देख तो आइए कि आपका भूला कैसे रहता है। भूप फिर भी निर्विकार बने रहे तो शेखर ने कहा कि भूप भैया, मेरे पापा कहा करते थे कि क्लाइंबर माने चढ़ने वाले को अपनी सारी ताकत एक ही चढ़ाई में ख़त्म नहीं कर देनी चाहिए। कुछ ताकत उसको बचा कर रखनी चाहिए आने वाली चढ़ाइयों के लिए। आइए साहब, वो आपके बाबा का तरीका होगा, सो क्या चढ़ने वालों का तरीका होगा।
मेरे बाबा का तरीका वही है, गीद और नन्ही चिड़िया वाला। जहाँ जिंदगी और मौत में जंग छिड़ी हो, वहाँ बैलों की डकार में अधूरा रह गया वाक्य कि ओ इन बंदों को तो मैं भूल ही गया आज, जो बैल थे जिनसे वो खेती करता था। भूप को जैसे उनकी सुधि अब आई हो, फिर जोर से बोले, सुन लिया कि अब बार बार मत चेतावनी दो, मैं सुन लिया। रूप और शेखर ने एक दूसरे की ओर हैरान होने वाली नज़रों से देखा। तो बैल भी हैं यहाँ, मगर ये आए कहाँ, आए कैसे? बैलों को बाहर धूप में निकाल करके बांधा भूप ने। छोटे नाटे पर पुष्ट बैल थे। उनकी पत्नी ने भोजन बनाना छोड़ करके हाथ में घास लाकर डाल दिया उनके सामने। भूप भैया, ये बैल कैसे आए यहाँ? शेखर ने पूछा। कैसे आए आप ही बताओ जी। सुना बड़ा माइंड रखते हैं, माइंड यानी माइंड, दिमाग, IAS वाले। शेखर कुछ इस कदर पराभूत था कि भकवा गया। अजी कंधे पर ढोकर के ले आए इन्हें, और कैसे? भूप ने कहा। कंधे पर इन्हें? क्यों? मैं अपनी 2 औरतों को कंधे पर लाद करके ला सकता हूँ, आप दोनों को यहाँ ला सकता हूँ, तो इन्हें नहीं ला सकता? अजी देखो, इतने बड़े बैल तो चढ़ ही नहीं सकते ना। सो नीचे से एक छोटा सा बछड़ा ले आए पहले, फिर दूसरा, फिर यहीं पल करके वो बैल बन गए। लेकिन ये नीचे कैसे उतरेंगे? इसका जवाब भूप ने कुछ नहीं दिया। हंसवे से मकई की डंठलों को काटता रहा। ये पहाड़ कभी भी धंस सकते हैं। मालूम है उनका यह छोटा सा वाक्य बेहद ठंडा था कि यहाँ पर हैं ज़रूर, नीचे कैसे जाएंगे पता नहीं, कब ये पहाड़ अपने आप यहीं पे धंस जाए और हम इनमें ही समा जाएं। बहुत देर तक मंडराता रहा उनका आतंक। यह तो सरासर खुदकुशी है। ये जानते हुए भी यहाँ रहना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना है। तुम कहते हो खुदकुशी है, मैं कहता बचने का मुकाम है। दादा, इन्हें देखकर आपका अकेलापन और गहरा गया हमारे सामने। आप समझते क्यों नहीं कि आपने औरों से खुद को काट लिया है? रूप की आवाज़ भर्रा रही थी। मैंने ना पिछले साल गर्मियों में नीचे आग लगी थी, पिछले साल गर्मियों में नीचे आग लगी थी और इसी झरने को मोड़ करके बुझाई थी हमने आग। अभी कल ही नीचे नहीं गया था मैं। मगर आपने किसी से बात तो नहीं की ना? नहीं की। दुख था, लेकिन देवता जानते हैं, जो कभी उनका बुरा सोचा हो मैंने। हया जहाँ हूँ बुरा सोचूंगा भी कैसे? मुझे तो सभी पर दया आती है हया से नीचे देखने पर कि बेचारे कितने खतरे में जी रहे हैं, कब भूस्खलन हो जाए और कब वो यहाँ से दब जाएं। मगर यहाँ आप अकेले हैं। कौन कहता है अकेला हूँ? हया, माँ है, बाबा है, सैला है, सभी सोए पड़े हैं। यहाँ महीप है, बल्द हैं, बल्द यानी बैल, मेरी घरवाली है, मौत के मुंह से निकाले हुए खेत हैं, पेड़ हैं, झरना है। इन पहाड़ों में मेरे पुरखों, मेरे प्यारों की आत्मा भटक रही है। मैं उनसे बातें करता हूँ। दादा, ये सब देख करके, सुन करके मेरा कलेजा मुँह को आ रहा है। मैं घबरा रहा हूँ, भयभीत हो रहा हूँ। अभी से भी बची खुची ज़िंदगी के साथ इंसाफ किया जा सकता है। भूप ने भीगी पलकें ऊपर उठाई तो वे अंदर जल रही थी। बहुत इंसाफ किया तुम सभी ने मेरे साथ, बहुत। अब माफ़ करो भोला, मेरी खुददारी को बख्श दो। अब तो जिंदा रहने तक ये बल्द उतर सक दिन
कि ना तो अभी जब तक जिंदा रहूँगा नहीं बैल उतरेंगे ना मैं उतरूँगा, मौत के बाद ही अब उतरेंगे। तो ये था अपना पाठ, और आशा है कि आपको इस पाठ में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा से विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर एक नई कक्षा के साथ, एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।